Hello everyone and welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying class 9 science and here we are on the chapter 9 gravitation. So if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel Learn with Nisha Ji, and for registration for one-to-one sessions you can fill up this form. I will share the link in the description section. राइट सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. वीडियो आप कंप्लीटली देखना, इसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विद द एक्सरसाइजेस. राइट सो लेट्स बिगिन. सी हमने इनिशियली पढ़ा था पुराने चैप्टर्स में. अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आप वो भी देख लो. कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको ये अच्छे से समझ में आएगा. हमने पढ़ा था मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की ऑब्जेक्ट्स कैसे मूव करते हैं. ठीक है, और हमने देखा था जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी वजह से मोशन होता है. ठीक है, हमने देखा था एक फोर्स चाहिए अगर हमें किसी भी बॉडी की स्पीड को चेंज करना है या उसकी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना है. ठीक है, तो हमने हमेशा ऑब्जर्व किया था कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम एक हाइट से गिराते हैं तो वो कहाँ जाता है, वो अर्थ की तरफ गिरता है. ठीक है, हमें पता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं. ठीक है, मून जो है वो अर्थ के अराउंड मूव करता है. ठीक है, तो इन सभी केसेस में कोई ऐसा फोर्स होगा इन ऑब्जेक्ट्स पे, जैसे मून पे, प्लैनेट्स पे, जो उन्हें ऐसा करने पे मींस फोर्स कर रहा है. राइट, तो आइजैक न्यूटन ने इस आइडिया को दिया था हमें, और ही टोल्ड कि एक ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से लाइक प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड या मून मूव करता है अर्थ के अराउंड. तो उस फोर्स को क्या कहते हैं हम? उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, हम मेनली पढ़ेंगे ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में. ठीक है, फिर हम स्टडी करेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. हम देखेंगे कि किसी भी बॉडी का वेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग होगा, वो भी हम स्टडी करेंगे. और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कोई लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट्स को अगर फ्लोट कराना हो, जैसे तैरते हैं ना पानी पे कुछ ऑब्जेक्ट्स, तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं. तो ये सब हम वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन से. राइट नाउ अब हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं. जैसे मून है, मून अर्थ के अराउंड घूमता रहता है. ठीक है, नाउ अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उसे ऊपर की तरफ फेंकते हो तो क्या होता है, वो एक हाइट तक जाता है और फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो एक स्टोरी भी है इसके लिए. न्यूटन जो है वो एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके ऊपर कहीं से एक एप्पल आकर गिरी. ठीक है, तो इससे न्यूटन कुछ सोचने लगे. उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है और एप्पल आके अर्थ से टकरा रही है तो वो मून को क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही इस तरीके से. तो उन्होंने सोचा कि क्या सेम फोर्स ही अप्लाई हो रहा है दोनों केसेस में. ओके, तो ही कंक्लूडेड कि हाँ, सेम टाइप ऑफ फोर्स ही है दोनों केसेस में. तो he argued at that at each point of its orbit moon falls towards the earth. ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन में ना जाने की बजाय वो अर्थ के अराउंड एक सर्कल फॉर्म में मूव करने लग गया. ठीक है, सो इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, अर्थ उसे एक फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है. बट ऐसा नहीं है कि मून अर्थ की तरफ गिरता जा रहा है या अर्थ से टकरा जाता है, ऐसा नहीं है. वो एक सर्कुलर मोशन ले रहा है. इसे हम बेटर समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी देखते हैं. आपको क्या करना है, एक पीस ऑफ थ्रेड लो. जैसे ये एक बॉय है, इसने पीस ऑफ थ्रेड लिया है. ठीक है, इसके एक एंड पे एक छोटा सा स्टोन टाई करना है. ठीक है, स्टोन को बांध दिया आपने अच्छे से और फिर इसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करना है. तो ये क्या आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये स्टोन ऐसे एक सर्कुलर पाथ में मूव करने लग जाएगा. ठीक है, वेलोसिटी एक वेलोसिटी से मूव करेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा. अब अगर आप इस थ्रेड को रिलीज कर देते हो, ठीक है, रिलीज करने से पहले तो स्टोन एक सर्कल में मूव करता रहेगा इस तरीके से. राइट नाउ अब क्या होगा, अगर आप इसको छोड़ देते हो, यहाँ से छोड़ देते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, तो क्या होगा, जैसे यहाँ इस पॉइंट पे छोड़ दिया तो ये स्टोन ऐसे सीधा चला जाएगा.
राइट। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, ये स्टोन, इसकी स्पीड तो सेम है, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। डायरेक्शन क्या है, सर्कुलर मोशन। तो इसमें द फोर्स दैट कीप्स दिस एक्सेलरेशन एंड दिस बॉडी मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ये कहाँ एक्ट करता है, ये सेंटर की तरफ एक्ट करता है, ठीक है। और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये स्टोन इस सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। तो सेम ही कंसेप्ट है मून का। आप ऐसे मानो सेंटर में अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून ऐसे घूमता रहता है, राइट। अब अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता तो स्टोन, मैंने बताया था, स्टोन कहाँ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन जो होगी वो एक टेंजेंट होगा उस सर्कुलर पाथ की। अब हम देखते हैं टेंजेंट क्या होता है। जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, बीच में सेंटर है। तो यहाँ पे ऐसे आप एक सिंगल पॉइंट पे टचिंग एक अगर लाइन बना दो, इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे सपोज इस पॉइंट पे हम स्ट्रिंग को छोड़ देते हैं तो ये पाथ ले लेगा जो हमारा स्टोन है, राइट। अब हम देख सकते हैं कि जो मोशन ऑफ मून है, मून जो अर्थ के अराउंड घूमता है, वो कौन से फोर्स की वजह से घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स मून को कहाँ से मिलता है, ये मिलता है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो क्या होता, मून एक स्ट्रेट लाइन में चला जाता है ऐसे, ठीक है, अर्थ के अराउंड इस तरह नहीं घूम पाता। अब हम देखते हैं, एक हमने पढ़ा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता था, जैसे अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है तो एप्पल को भी अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए, ठीक है। पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने देखा था F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो A विल बी इक्वल टू F बाय m, राइट। तो मास ऑफ एप्पल, एप्पल का जो मास है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो उसका अगर हम मास देखेंगे वो तो बहुत बड़ा है, और एप्पल बहुत छोटा सा है, एप्पल का मास तो बहुत कम है अर्थ के हिसाब से, ठीक है। तो एप्पल की जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज्यादा है और अर्थ की बहुत नेग्लिजिबल हो गई। तो ऐसा नहीं होगा कि अर्थ को ही मूव करा दे एप्पल अपनी तरफ, नहीं, क्योंकि एप्पल का साइज बहुत छोटा है। अगर हम सेम आर्ग्यूमेंट एक्सटेंड करें, ठीक है, अर्थ और मून के लिए, राइट। तो जैसे अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है, तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। बट होता क्या है, मून का जो मास है वो बहुत कम है अर्थ के कंपैरिजन में, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस वजह से अर्थ अपनी जगह टिका रहता है और मून मूव करता है, ठीक है। इसी तरह हम अगर सोलर सिस्टम देखें, सोलर सिस्टम में बड़ा ऑब्जेक्ट क्या है, सन। जो सन है उसका मास बहुत बड़ा है प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, तो इसीलिए प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, ठीक है। नाउ न्यूटन ने क्या कंक्लूड करा कि अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है, मून को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, ये तो ट्रू है। बट अगर हम इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जैसे चाहे आप मून अर्थ को ले लो, सन अर्थ को ले लो, या एप्पल अर्थ को ले लो, सो देयर इज सम force of attraction between them and that is called gravitational force, ठीक है। अब हम कुछ फॉर्मूला स्टडी करेंगे रिलेटेड टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ क्यों है, क्योंकि ये यूनिवर्स की सब बॉडीज पे अप्लाई होगा, ठीक है। ये क्या कहता है कि यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ जो कि प्रोपोर्शनल होगा टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम समझते हैं। जैसे सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास है कैपिटल एम, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है स्मॉल एम, ठीक है, और इनके बीच में, सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है डी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाय डी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ओके।
तो हम देख सकते हैं फोर्स दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है, तो ये आपको फॉर्मूला और इसकी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, राइट। अब अगर हम जो मेजर फॉर्मूला था उसे थोड़ा रीअरेंज करें तो जी की वैल्यू आ जाएगी एफ जी स्क्वायर बाय एम एम। तो जो कैपिटल जी की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। और कैपिटल जी की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, दैट इज 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। नाउ लेट अस सी, इस पे बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे हमें गिवन है अर्थ का मास ये है, इतना केजी है, मून का मास गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और मून गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड वी गेट द रिजल्ट एज 2.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 20 न्यूटन्स, राइट। बस इसमें यूनिट्स का ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट्स में होना चाहिए सब कुछ, राइट। यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं, द लॉ इज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट इट इज एप्लीकेबल टू ऑल बॉडीज, ठीक है, जो हमने यूनिवर्सल लॉ किया था अभी, वेदर इट इज बिग और स्मॉल, सेलेस्टियल और लाइक टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर का डी का मतलब क्या है, लाइक अगर आपका डिस्टेंस 6 टाइम्स हो जाता है तो फोर्स आपका 1/36 टाइम्स हो जाएगा, राइट, ये मीनिंग है, करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इज स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वेरी सिंपल, और ये क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में, अभी हमने देखा था, आप उसे स्टेट करके उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। फिर है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो इसमें आप ये वाला फॉर्मूला विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी हमने जो लॉ पढ़ा है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो ये काफी फिनोमेना को बहुत इजीली एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। जैसे फोर्स जिसकी वजह से हम अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करता है। मून का मोशन एक्सप्लेन कर दिया अर्थ के अराउंड। प्लैनेट सन के अराउंड कैसे मूव करते हैं वो एक्सप्लेन करता है। और ये टाइड्स को भी एक्सप्लेन करता है, मून और सन की वजह से। टाइड्स क्या होती हैं, जैसे जो हमारा सी होता है, तो फुल मून वाले दिन और न्यू मून वाले दिन, लाइक व्हेन देयर इज नो मून एंड व्हेन देयर इज फुल मून, तो टाइड्स डिफरेंट होती हैं, मींस कितने फोर्स से वो वाटर हमारा राइज करता है, दैट थिंग। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्री फॉल, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्री फॉल क्या होता है। जैसे आप एक स्टोन लो, ठीक है, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंको तो क्या होगा, वो एक हाइट तक जाएगा और फिर वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अर्थ ने उस स्टोन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ की तरफ गिरता है बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रहा उस पे, बस वो ऐसे गिर रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है, राइट। सो फ्री फॉल का मीनिंग क्लियर है, ओके। सो फ्री फॉल को हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे। अब क्या होता है, जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा अर्थ की तरफ ही गिरेगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। Now, due to the Earth's attraction, there will be a change in the magnitude of velocity. ठीक है, तो उसकी स्पीड चेंज होगी, जैसे जैसे वो गिरेगा स्पीड बढ़ती जाती है, आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। और जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जब गिरता है तो एक्सेलरेशन होती है। इस एक्सेलरेशन को, जो कि हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है, बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, ठीक है। यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या कहता था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सपोज एक जो स्टोन जो गिर रहा है फ्री फॉल में, उसका मास है स्मॉल एम,
ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा m इंटू जी, क्योंकि g एक्सेलरेशन से फॉल कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फोर्स, राइट। और हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है gmm ओवर d स्क्वायर, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारी स्मॉल g की वैल्यू क्या आ जाएगी, g कैपिटल M अपॉन d स्क्वायर, स्मॉल m कैंसिल हो गया। ओके, अब अगर हम मान के चलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है वो अर्थ के काफी पास है, ठीक है, अर्थ के बहुत पास है, तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारा डिस्टेंस स्मॉल डी है वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल ही है, ठीक है, ऑलमोस्ट अर्थ के काफी पास। तो हमने डी को कैपिटल आर पुट कर दिया, तो स्मॉल जी हो जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्मॉल जी। और इसमें हम सारी वैल्यूज ये यूनिवर्सल हैं, कैपिटल जी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, सारी वैल्यूज डालेंगे तो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ जाती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई भी बॉडी जब फ्री फॉल कर रही होती है तो उसकी एक्सेलरेशन फिक्स्ड होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट इज द टॉपिक मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ठीक है, कैसे मूव करेंगे हमारे ऑब्जेक्ट्स जब अर्थ की ग्रेविटी उन पे एक्ट करती है, राइट। सो हमने अभी देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ग्रेविटी की वजह से फ्री फॉल कर रहा है तो उसमें एक एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। अब कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो एक सॉलिड बॉल हो, ठीक है, हॉलो हो, अंदर से उसमें एयर हो, ठीक है, छोटी हो बड़ी हो, ठीक है, सब का सेम ही एक्सेलरेशन रहेगा, ठीक है। एक स्टोरी है इसमें, गैलीलियो ने काफी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फॉल कराए थे फ्रॉम द टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा इन इटली टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है, तो वो उनका सबका एक्सेलरेशन सेम ही रहा था, राइट। तो नियर अर्थ स्मॉल जी हमारा कांस्टेंट रहता है, तो हम ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन उस पे लगा सकते हैं। एक्सेलरेशन को क्या पुट कर देंगे, स्मॉल जी के इक्वल, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी अगर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव कब होगी, जब सपोज हमने कोई बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो करा है, ठीक है, उस टाइम में हमारी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। डाउनवर्ड्स आ रहा है तो हमारी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, राइट। तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। So a car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. G की वैल्यू 10 दे रखी है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 9.8 को राउंड ऑफ कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What is the speed on striking the ground? Right? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, टाइम गिवन है हमें, G की वैल्यू गिवन है, तो एक्सेलरेशन हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, राइट। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, u 0 है तो v इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, वी गेट द वैल्यू ऑफ v एज 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, राइट, 0 प्लस 5 बाय 2 2.5, ओके। नेक्स्ट इज हाउ हाई इज द ledge फ्रॉम द ग्राउंड। हाई मतलब उसकी हाइट, बेसिकली डिस्टेंस निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, u 0 था तो फर्स्ट टर्म खत्म, a और t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 1.25 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, अब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो करा है, वो एक हाइट तक जाता है 10 मीटर्स तक, ठीक है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड्स। तो ऊपर कहाँ जहां तक जाएगा हाइट तक, उसके बाद जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल 10 मीटर्स है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि बॉडी अपवर्ड्स मूव कर रही है ना, और ग्रेविटी नीचे एक्ट करती है तो माइनस मिलेंगे। तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो u आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड पूछा गया इसमें, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, राइट। टाइम कैसे आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो, a वही नेगेटिव होगा, ठीक है, टाइम आ जाएगा 1.43 सेकेंड्स। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, अभी हमने डिस्कस किया है, यू कैन राइट डाउन।
What do you mean by acceleration due to gravity? This also we have covered. ये दोनों questions आप easily answer कर सकते हो. Purely theoretical questions हैं, right? Next we come on to a very important topic, that is mass and weight. Okay, mass क्या होता है? Mass is basically the measure of inertia of an object. Okay, ज्यादा mass होगा तो inertia भी ज्यादा होगा. ठीक है, it remains the same whether object is on earth, moon or even in outer space. कहीं पे भी है object, उसका mass हमेशा same रहेगा. ठीक है, place to place change नहीं करता, right? अब हम देखते हैं वेट. वेट क्या है? अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना फोर्स. इस केस में एक्सेलरेशन है g, तो फोर्स इज इक्वल टू mg, तो वेट बेसिकली m इंटू g होता है. ठीक है, सो वेट हमारा, it is force vertically downwards, it has a magnitude as well as direction. Okay, तो जो हमारा वेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, राइट? मास बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा. एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जो वैल्यू ऑफ जी है वो अलग अलग प्लैनेट्स पे अलग अलग, मींस मून पे अलग होगा, मार्स पे अलग होगा, सन पे अलग होगा. तो हर जगह वेट कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, राइट? नाउ वी विल डिस्कस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, राइट? तो मून पे अगर हम देखो, मून का मास कुछ डिफरेंट है, अर्थ का मास डिफरेंट है, मून का रेडियस डिफरेंट है, अर्थ का रेडियस डिफरेंट है. ठीक है, तो हम अगर सपोज वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ कंपेयर करते हैं, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? थ्रू द कैलकुलेशंस वी कैन सी, हमने देखा था. तो जैसे हमने स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के लिए निकाली तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई. ठीक है, इसी तरह हम इस मून के लिए अगर स्मॉल जी की वैल्यू निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट 1/6 टाइम्स दैट ऑन अर्थ होती है. ठीक है, आप ये यहाँ कैलकुलेशन से भी देख सकते हो. वेरी सिंपल, राइट? सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट सपोज अर्थ पे है 60 न्यूटन्स, ओके, तो यही वेट मून पे कितना हो जाएगा? 60/6, दैट इज 10 न्यूटन्स, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. Another question is mass of an object is 10 kg. What is its weight on earth? ठीक है, वेट होता है m इंटू जी. जी अर्थ के लिए कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 98 न्यूटन आ जाएगा वेट. नेक्स्ट है, an object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. What would be its weight when measured on the surface of the moon? तो 1/6 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/6 into 10 it gives 1.67 न्यूटन्स, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली आते हैं. फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. ठीक है, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वेट क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी. मास को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो, वेट को कैपिटल W से. मास स्केलर क्वांटिटी है, खाली मैग्नीट्यूड होता है उसमें. वेट वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ है. मास कोई फॉर्मूला नहीं है, स्मॉल m की वैल्यू है, W होता है m इंटू जी. मास की यूनिट है kg, वेट की यूनिट है न्यूटन्स. ठीक है, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट चेंजेस विद ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? मास को आप कैसे मेजर करोगे? बैलेंस या स्केल से. और वेट को कैसे मेजर करोगे? बाय स्प्रिंग बैलेंस, राइट? सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, which is proportional to acceleration due to gravity. Moon's gravity is much weaker than that of the Earth. ठीक है, क्योंकि मून का मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ और रेडियस भी कम है. तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है स्मॉल जी, उसकी वैल्यू मून पे 1/6 दैट ऑफ अर्थ होती है. इसी वजह से वेट भी 1/6 टाइम्स हो जाता है.
ठीक है. Next topic is related to thrust and pressure. This is also very important. Okay. So, have you ever wondered like why a camel can run in a desert easily? Camel desert के अंदर easily कैसे run कर पाता है? ठीक है. उसके बाद कभी आपने आर्मी टैंक देखा है जिसका वेट होता है thousands of tons में? It rests upon a continuous chain. How? Okay. अनदर इज ट्रक या मोटर बस में आपने देखा होगा उसके टायर्स काफी वाइड होते हैं. वाई? ओके. कटिंग टूल्स के एजेस बहुत शार्प होते हैं. वाई? तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस हम बेसिकली थ्रस्ट और प्रेशर को स्टडी करेंगे. ठीक है. थ्रस्ट इज बेसिकली नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ओके. और प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. राइट. तो हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. जैसे सपोज हमें बुलेटिन बोर्ड पे एक पोस्टर फिक्स करना है इस तरीके से. ठीक है. तो हमें ड्राइंग पिन्स इसमें इंसर्ट करनी है कॉर्नर्स पे. तो हमें क्या करना होता है? वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द हेड ऑफ द पिन. तो ये फोर्स इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है. ठीक है. और स्मॉल एरिया पे एक्ट करता है टिप ऑफ पिन के. तो बहुत इजीली ये इसको फिक्स करने में हेल्प करता है. ठीक है. सेकेंड सिचुएशन लेते हैं. आप लूज सैंड पे खड़े हो तो आपका पैर बहुत डीप चला गया सैंड के अंदर. नाउ यू ट्राई टू लाई डाउन ऑन द सैंड. सो योर बॉडी विल नॉट गो दैट डीप इनटू द सैंड. तो दोनों केसेस में फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सैंड इज द वेट ऑफ योर बॉडी ओनली. ठीक है. पर जो फीट था वो डीप क्यों गया और कंप्लीट बॉडी इतनी डीप क्यों नहीं गई? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर. राइट. See, we studied that weight is the force that is acting vertically downward. Okay. So force जो है basically perpendicular to the surface of sand act कर रहा था उसके. Right. Now force acting on an object perpendicular to the surface is called thrust. Right. So when you stand on loose sand, तो जो force है that is weight of your body is acting on an area equal to the area of your feet. When you lie down, सेम फोर्स एक्ट करता है ऑन द एरिया इक्वल टू द कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ योर होल बॉडी. तो वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ योर फीट. ठीक है. सो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड ऑन डिफरेंट एरियाज आर डिफरेंट. सो थ्रस्ट इज द सेम. ओके. बट इफेक्ट्स आर डिफरेंट. तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट किस पे डिपेंड करता है कि कितने एरिया पे वो एक्ट कर रहा है. ठीक है. तो उसके लिए हम प्रेशर स्टडी करते हैं. सो थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाय एरिया होता है. ठीक है. तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग देन व्हाइल लाइंग डाउन. ठीक है. ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्योंकि थ्रस्ट न्यूटन्स में है, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा. राइट. For the scientists' honor, like Blaise Pascal, SI unit of pressure is kept to be a Pascal, right? Now let us solve a numerical related to this. A block of wood is kept on a tabletop. Mass of wooden block is 5 kg और इसके dimensions हैं 40 by 20 by 10 सब centimeters में, right? Find the pressure exerted by the wooden block on the tabletop if it is made to lie down on the table with the sides of dimensions 20 by 10 इस तरह से. राइट. और दूसरा है 40 by 20. तो अलग अलग पोजीशंस में रखा है. तो हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो इनिशियली हम फोर्स या थ्रस्ट निकाल लेते हैं दैट इज m into g. ये तो दोनों केसेस में फिक्स्ड ही रहेगा. मास है 5 kg, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है स्मॉल g. तो थ्रस्ट हो जाएगा 49 न्यूटन. पर एरिया हम कौन सा कंसिडर करेंगे? जो एरिया टेबल के कांटेक्ट में है. जैसे इस पर्टिकुलर केस में एरिया हो जाएगा कितना? 20 into 10. राइट. सो बेसिकली हम इसको मीटर स्क्वायर में रखेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर. तो थ्रस्ट बाय एरिया होता है हमारा प्रेशर. तो ये हमारा आ जाएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इस पर्टिकुलर केस में एरिया क्या होगा? 20 into 40. राइट. ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे अपॉन 10,000 करके. तो प्रेशर आ जाएगा अगेन थ्रस्ट सेम ही होगा 49 न्यूटन अपॉन एरिया 612.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके.
तो आप देख सकते हो फर्स्ट केस में हमारा प्रेशर ज्यादा आया है एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, ठीक है। सो सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स लार्जर प्रेशर। यहाँ स्मॉल एरिया था तो प्रेशर ज्यादा था, यहाँ ज्यादा एरिया है तो प्रेशर कम है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि हम नेल का जो टिप होता है उसे पॉइंटेड रखते हैं और नाइफ जो होता है उसे शार्प एजेस देते हैं, ठीक है, ताकि प्रेशर बढ़ पाए। और बिल्डिंग्स की फाउंडेशंस को हम वाइड रखते हैं ताकि प्रेशर डिवाइड हो जाए, राइट। नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग द प्रेशर इन फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स क्या होते हैं? ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ओके। अ सॉलिड exerts pressure on a surface due to its weight, okay। वेट की वजह से ही वो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। फ्लूइड्स में भी वेट होता है, ठीक है। अब क्योंकि फ्लूइड्स में वेट है तो वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बेस पे, वॉल्स पे, अगर किसी कंटेनर में रखे हैं वो, ठीक है। नाउ प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शंस, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ buoyancy। नाउ सपोज आपने कभी अगर किसी पूल में स्विमिंग करने की कोशिश की है तो आपने देखा होगा कि यू फील लाइटर, ओके। एंड अगर आप वेल से वाटर निकाल रहे हो, ओके, एंड बकेट का जैसे बकेट ऑफ वाटर जो होती है वो हैवी होती है व्हेन इट इज आउट ऑफ द वाटर, और जब वो वाटर में होती है तो वो आपको थोड़ी लाइट फील होती है। ये भी एक डिफरेंस रहता है, राइट। एंड आप देख सकते हो जैसे a ship made of iron and steel, it does not sink in sea water, right? But while the same amount of iron and steel in the form of a sheet अगर आप रखोगे तो वो sink हो जाएगा। So ये सारे questions हम कैसे आंसर कर पाएंगे? By the help of the concept of buoyancy, right? अब इसके लिए हम एक small activity कर सकते हैं इसे समझने के लिए। We have to take an empty plastic bottle, okay, close the mouth of the bottle with an airtight stopper, put it in a bucket filled with water। तो आप देखोगे वो बॉटल फ्लोट कर रही है, right? Now push the bottle into the water। तो आप एक upward push feel करोगे, try to push it further down। तो आपके लिए difficult होगा to push it deeper and deeper। तो ये शो करता है कि water is exerting some force on the bottle in the upward direction। तो upward force exerted by the water it goes on increasing जब आप बॉटल को जितना भी डीपर लेके जाओगे, ठीक है, till it is completely immersed। Now you release the bottle तो it bounces back to the surface, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। Now क्या force due to gravitational attraction of the earth act on this bottle? If so, why doesn't the bottle stay immersed in water after it is released? How can you immerse the bottle in water? So all these are the questions which can arise in your mind, right? See, force due to gravitational attraction of the earth acts on the bottle in the downward direction. So bottle is pulled downwards. But water exerts an upward force on the bottle. So the bottle is pushed upwards. We have learned that weight of an object is the force due to gravitational attraction of the earth. Now when bottle is immersed, upward force exerted by the water on the bottle is greater than its weight. That's why it rises up when released. अब अगर बॉटल को इमर्स्ड रखना है तो अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉटल ड्यू टू वाटर मस्ट बी बैलेंस्ड। उसे हम अचीव कर सकते हैं बाय एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एंड दिस फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बॉटल, एटलीस्ट उसे बैलेंस करने के लिए। तो जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है वाटर बॉटल के ऊपर उसे बोलते हैं अपथ्रस्ट या buoyant फोर्स, राइट। सभी ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस करते हैं फोर्स ऑफ buoyancy व्हेन दे आर इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, और उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे कि उसकी डेंसिटी कितनी है। डेंसिटी क्या होती थी? मास बाय वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट इज व्हाई द ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो एक एक्टिविटी फिर करते हैं। यू टेक अ बीकर फिल्ड विद वाटर, टेक एन आयरन नेल एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। अब आपको ऑब्जर्व करना है क्या होता है। तो जो आयरन नेल है वो सिंक हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द आयरन नेल, इट पुशेस इट डाउनवर्ड्स। There is an upward upthrust of water on the nail which pushes it upwards, but downward force acting is greater than the upthrust, so वो sink हो जाएगी, right?
पर इसी तरह अगर आप एक कॉर्क लेते हो, ठीक है, तो वो कॉर्क सिंक नहीं होगा, वो फ्लोट करेगा वाटर पे, राइट। कॉर्क और आयरन नेल का हमने वेट सेम लिया है, ठीक है, इक्वल मास के ही लिए हैं। तो ऐसा क्यों है कि नेल तो सिंक हो गई और कॉर्क फ्लोट करने लगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी जो डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं? मास बाय वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, दिस मींस अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ज्यादा होगा देन द वेट ऑफ द कॉर्क, सो इसलिए वो फ्लोट करता है। बट डेंसिटी ऑफ आयरन नेल ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, राइट। तो अपथ्रस्ट ऑफ वाटर इज लेस देन वेट ऑफ द नेल, इस वजह से वो सिंक हो जाती है। तो कंक्लूजन क्या है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड है, दे विल फ्लोट इन द लिक्विड, और जिनकी ग्रेटर है, दे विल सिंक इन द लिक्विड। तो ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव सम conceptual questions. Let's discuss them one by one. So the first question is, why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? ऐसा क्यों होता है? अभी आपने देखा था कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया के। तो थिन स्ट्रिंग है अगर, तो एरिया कैसा हो गया? एरिया हमारा बहुत कम हो गया, तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्ट्रिंग ऑन योर शोल्डर इज वेरी हाई, इस वजह से आपको वो डिस्कम्फर्ट लगता है, राइट। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ ब्यूएंसी, ये हमने अभी स्टडी किया है, यू कैन राइट डाउन। देन थर्ड इज, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर? ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो using the concept of buoyant force, right? Next topic which we come across is the Archimedes principle, very very important topic in physics. तो इसको समझने के लिए हम एक small activity करते हैं. Take a piece of stone and tie it to one end of a rubber string or a spring balance. ठीक है, इस तरह से आपने tie कर लिया. Suspend the stone by holding the balance or a string, right? Note the elongation of the string or reading of the spring balance due to the weight of the stone. अब आपको डिप करना है इन वाटर, वाटर है एक कंटेनर के अंदर, उसके अंदर इसे डिप करना है. Now you observe what happens to the elongation of the string or the reading of the balance. Okay. So we observe the elongation of the rubber string due to the weight of a piece of stone suspended from it in air. ये air में है. And elongation जो है it decreases as the stone is immersed in water. Water में immerse करेंगे तो elongation कम हो जाएगी. So we find elongation of the string or the reading of the balance decreases as the stone is lowered into the water. But no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water. वो fix हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ? extension decrease क्यों हुई? That we need to study. So elongation क्यों हुई थी? Because of weight of the stone, ठीक है। अब extension decrease करती है when stone is lowered in water. It means कि उस पे कुछ force act करेगा in the upward direction, ठीक है। तो net force on the string decreases और उसकी elongation भी decrease कर जाती है, ठीक है। इस upward force को हम क्या बोलते हैं जो water exert करता है? Force of buoyancy, okay. तो अब question arise होता है, what is the magnitude of this buoyant force? Is it the same in all fluids? ठीक है. Do all bodies in a given fluid experience same buoyant force? All these things we need to understand now. And Archimedes principle is going to answer all these queries, right? So what does Archimedes principle say? When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. ठीक है, जो फ्लूइड को डिस्प्लेस किया है उसने, उस फ्लूइड का वेट जो है दैट इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स, करेक्ट. सो इट हैज मेनी एप्लीकेशंस. इट कैन बी यूज्ड टू डिजाइन द शिप्स, ओके, एंड सबमरीन्स. Lactometers which are used to determine purity of milk samples and hydrometers used to determine density of liquids, all are based on this principle, right?
तो बेसिकली हमने जो एक्टिविटी की थी उसमें हमारी जो इलोंगेशन कम क्यों हो गई, क्योंकि एक अपवर्ड फोर्स एक्ट करा और वो किसके इक्वल था, which for that force was equal to the weight of the fluid which was displaced by that stone, right? Now we have two conceptual questions. First is, you find your mass to be 42 kg on a weighing machine. So is your mass more or less than 42 kg? So your mass is exactly 42 kg, ठीक है, क्योंकि weighing machine normal force measure करता है, which is exerted by the surface, which balances the gravitational force acting on your body, ठीक है. But factors like slight air buoyancy or machine calibration errors, minor deviations उसकी वजह से हो सकते हैं, but practically mass accurate ही होगा, right? Second is, you have a bag of cotton, okay, and iron bar, each indicating a mass of 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than the other. ठीक है, can you say which one is heavier and why? Very interesting question. So bag of cotton is heavier, ठीक है, because of air buoyancy. ठीक है, कॉटन हैज अ मच लार्जर वॉल्यूम देन आयरन बार फॉर द सेम मास. अगर आप 100 kg ले रहे हो तो कॉटन का जो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है. तो buoyant force reduces the effective weight measured by the weighing machine. So okay, so to compensate for the higher buoyant force, actual weight of the cotton must be slightly more than 100 kg to show the same reading as the iron bar, right? Next, we see a summary of the complete chapter in the form of a few points. Okay. First is law of gravitation. It states that the force of attraction between any two objects is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Law applies to all the objects in the universe. Okay. Such a law is said to be universal. Gravitation एक weak force होती है unless large masses are involved. Okay. Force of gravity decreases with altitude. It can vary on the surface of Earth also, decreasing from poles to the equator. Okay, poles पे different है, equator पे अलग है. Weight of a body is the force with which the Earth attracts it. Okay, weight is equal to product of mass and acceleration due to gravity. And weight can vary from place to place, but mass will stay constant, right? So all objects experience a force of buoyancy when they are immersed in a fluid. Okay. And objects which have density less than that of the liquid in which they are immersed float on the surface of the liquid. Okay. पर अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो इट विल इमर्ज. ओके, जब आपको उसे इमर्ज करोगे इट इज गोइंग टू सिंक इनटू द लिक्विड, राइट? So these are all the important points. Now we have the exercise questions which we will see one by one. First is, how does the force of gravitation between two objects change when the distance between them is reduced to half? ठीक है, आपको पता है जो हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है. तो डिस्टेंस हमारा कम हो रहा है इस केस में, राइट? अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, राइट? डिस्टेंस इज रिड्यूसिंग टू हाफ, तो हमारा फोर्स ज्यादा हो जाएगा बाय हाउ मेनी टाइम्स? 2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4. तो 4 टाइम्स हमारा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द two objects, right? Let's see the second question now. Gravitational force, okay, acts on all objects in proportion of their masses. ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है कि like a heavy object does not fall faster than a light object? ऐसा क्यों है? That we need to explain. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि gravitational force on a heavier object is greater, ठीक है, since force is proportional to mass. Okay, and the acceleration due to gravity denoted by small g, it's the same for all the objects, right? So and Newton's second law वो क्या कहता है? Force is equal to mass into acceleration. Okay,
तो फोर्स हमारा जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को मास से डिवाइड करते हैं तो क्या बच जाता है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमारा दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे वो ऑब्जेक्ट हैवी हो या लाइट हो, दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। इसी वजह से इट डज नॉट फॉल फास्टर, राइट। Third question is, what is the magnitude of gravitational force between Earth and 1 kg object on its surface? तो इसमें आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसमें बेसिकली आपका वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, F इज इक्वल टू व्हाट, GMM ओवर R स्क्वायर, ठीक है। G की वैल्यू कांस्टेंट होती है, M की वैल्यू आपको गिवन है 6 × 10⁻²4, स्मॉल m की वैल्यू 1 kg है, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, R आपको गिवन है 6.4 × 10⁻6 मीटर्स। तो सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस केस में हमारा फोर्स की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी 9.8 न्यूटन्स, राइट। सो दिस इज द थर्ड आंसर। नेक्स्ट वी कम ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। The earth and the moon are attracted to each other by gravitational force, ठीक है। Now does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which moon attracts the earth, and why? तो इस दोनों ही केसेस में फोर्स सेम रहेगी, ठीक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जिस फोर्स से अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगा उसी फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, राइट। बट उनके मासेस डिफरेंट हैं, उस वजह से एक्सेलरेशंस डिफरेंट होती हैं, करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज, इफ मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून? ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो मास है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द मून। तो अर्थ का जो मूवमेंट है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर वो मून की तरफ मूव करता भी है, इट्स very small and negligible as compared to vice versa case, right? Next is, what happens to the force between two objects if mass of one object is doubled? तो आप देख सकते हो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, मास के। तो मास डबल कर दिया तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, डिस्टेंस से इनवर्स प्रोपोर्शन है, डिस्टेंस डबल हो गया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, ओके। ट्रिपल्ड, डिस्टेंस ट्रिपल कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 1/9 टाइम्स, 3 × 3, 3 स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। और मास दोनों ऑब्जेक्ट्स का डबल कर दिया तो 2 × 2 4 टाइम्स, फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, राइट। सेवेंथ इज, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये इंटरैक्शंस एक्सप्लेन करता है यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जैसे प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज, टाइड फॉर्मेशन ड्यू टू मून्स ग्रेविटी, ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स, बिहेवियर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ, ओके, वेट के फिनोमेना को एक्सप्लेन करता है ऑन अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो काफी सारी चीजों को ये एक्सप्लेन करता है, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल? तो इट इज द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल g से डिनोट करते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। Ninth question is, what do we call the gravitational force between earth and an object? इसको हम weight बोलते हैं, weight of the object, right? 10th is, Amit buys few grams of gold at the poles as per the instruction of one of his friends. He hands over the same when he meets him at the equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? See, no, दोनों जगह पे, पोल्स पे और इक्वेटर पे वेट डिफरेंट आएगा, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है। स्मॉल जी की वैल्यू पोल्स पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है, ठीक है। तो यस, अग्री तो नहीं करेगा फ्रेंड विद द वेट ऑफ द गोल्ड, नो इज द आंसर। और रीजन क्या है, ग्रेविटी इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स, ठीक है। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी मोर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, क्योंकि m इंटू जी बड़ा है पोल्स पे तो वहां ज्यादा होगा, राइट। 11th is, why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? सरफेस एरिया की वजह से होता है ये। क्रम्पल्ड शीट ऑफ पेपर में सरफेस एरिया कम हो जाएगा
तो एयर रेजिस्टेंस कम होगा उस केस में। बट फ्लैट शीट ऑफ पेपर में लार्ज सरफेस एरिया है तो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो फॉल जो होगा वो स्लोअर हो जाएगा, राइट। 12th question is gravitational force on the surface of moon is only 1/6 as strong as gravitational force on the earth. ठीक है. So what is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? तो 10 kg का ऑब्जेक्ट है, तो लेट अस सी अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे वेट कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, सो 10 इनटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 98 न्यूटन्स, ठीक है। तो अर्थ पे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो गया 98 न्यूटन्स, करेक्ट। और मून पे कितना हो जाएगा, मून पे आपको पता है जो अर्थ पे होता है डिवाइडेड बाय 6, 1/6 टाइम्स होता है, सो 98 अपॉन 6 डायरेक्टली यू कैन डू, ठीक है। सो यू विल गेट द वैल्यू एज 16.3 न्यूटन्स। तो 16.3 न्यूटन्स हमारा बेसिकली वेट हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर, मून पे, राइट। कम है एज कंपेयर टू अर्थ and upon 6 times, that is the thing, right? So let us understand the 13th question. It's a numerical question. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second, ठीक है। तो आपने इनिशियली बॉल को थ्रो किया है with a velocity of 49 meter per second. You have to calculate the maximum height to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth, right? So let us solve this question. काफी conceptual और अच्छा question है न्यूमेरिकल के पर्पज से। तो आपने बेसिकली बॉल को यहाँ लेट्स से इस पॉइंट से थ्रो किया अपवर्ड्स, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, तो यू हो जाएगा 49 मीटर पर सेकेंड। इट इज गोइंग टू अ मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे जब ऑब्जेक्ट रीच करता है तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, राइट। सो इसमें आप इक्वेशन ले सकते हो 2gs, ठीक है, इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमने एक्सेलरेशन को g से रिप्लेस कर दिया। अब क्योंकि बॉडी अपवर्ड्स मूव कर रही है तो g की वैल्यू हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इंटू s इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, राइट। सो s क्या बन जाएगा हमारा 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 9.8, राइट। तो 49 दिस विल कैंसिल विद दिस 0.2, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 अपॉन 490 अपॉन 4 कर सकते हैं हम, राइट। लेट्स सॉल्व दिस, 4 1s are, then 4 2s are 8, 4 2s are 8.5 meters, right? तो ये s बेसिकली डिस्टेंस बता रहा है, तो मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस कितनी हो गई वो हाइट, इट इज 122.5 मीटर्स। तो इसमें हमें बेसिकली ध्यान रखना है यूनिट्स का, ओके, यूनिट्स हमें बहुत ध्यान से इसमें सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। नाउ सेकेंड पार्ट था इसमें टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ओके। सो इट विल बी इक्वल टू द टाइम टेकन टू राइज, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए जो टाइम लगा वो, ठीक है, प्लस इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा वो, राइट। सो बोथ द टाइम आर गोइंग टू बी द सेम, हम एक टाइम निकाल लेते हैं, टाइम टू गो अपवर्ड्स, तो हमारा डाउनवर्ड्स वाला टाइम सेम हम ले लेंगे, राइट। सो टाइम बेसिकली हम कैसे निकालेंगे, वी विल पुट v इज इक्वल टू u प्लस gt, तो v हमारा 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 49, g की वैल्यू -9.8 लेंगे इनटू टाइम, ओके। सो टाइम विल बी इक्वल टू 49 अपॉन 9.8, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी 5 seconds. तो 5 seconds is the time to move upwards and 5 seconds ही हमारा downwards time होगा। तो जो हमारा total time आ जाएगा इस particular case में, that will be 2 into 5 seconds equal to 10 seconds is the total time which is needed, right? Next, let us see the 14th question. A stone is released from the top of a tower, okay, of height 19.6 meters. Calculate its final velocity just before touching the ground. Very conceptual question again, right?
तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, स्टोन को रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। इस तरह स्टोन रिलीज हुआ है, ठीक है। नाउ वी नो द हाइट ऑफ द टावर, ओके। हाइट कितनी गिवन है इसमें, हाइट इज 19.6 meters, ओके। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, राइट, क्योंकि रेस्ट से रिलीज करा है। v हमें इसमें बताना है, राइट। सो वी आर गोइंग टू यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, और मींस h जो आपने लिया है यही आपका इसमें डिस्टेंस है s, क्योंकि उस हाइट को कवर करना है, राइट। लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। v हमें पता करना है, u 0 है, ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gs यू कैन पुट, राइट, डाउनवर्ड्स ही है तो g की वैल्यू 9.8 हो जाएगी एंड इट इज 19.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 into 9.8, दिस इज गोइंग टू बी v, दैट इज 19.6 meter per second. So this is going to be the final velocity. Now let us now understand the 15th question. 15th question में क्या given है? A stone is vertically thrown upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking g equal to 10 meter per second square. Find the maximum height reached by the stone. ठीक है, अब इसमें देखो g की वैल्यू गिवन है तो आप g की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग लोगे, राइट। जैसे हमें इसमें क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी u इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और g की वैल्यू है हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन, दैट मींस वेलोसिटी फाइनल विल बी 0 इन दिस केस, ठीक है। तो इक्वेशन इसमें क्या यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s। एक्सेलरेशन की जगह g ले लिया आपने, s भी ले सकते हो आप, h भी ले सकते हो, एक ही बात है। v 0 है तो माइनस 40 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू, क्योंकि अपवर्ड्स थ्रो करा है तो माइनस में हो जाएगी हमारी g की वैल्यू, ठीक है, और इंटू s, ठीक है। तो s इज गोइंग टू बी 1600 अपॉन 20, दैट इज गोइंग टू बी 80 मीटर्स, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितनी हो जाएगी, 80 मीटर्स, करेक्ट। नाउ it is asked what is the net displacement and total distance covered by the stone, ठीक है। अब देखो 80 मीटर्स ऊपर गया है, ठीक है, तो वापस भी 80 मीटर्स ही आएगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 0 इन दिस केस, क्योंकि ग्राउंड पे ही रिटर्न कर रहा है हमारा, ठीक है, स्टोन। और हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 80, दैट इज इक्वल टू 160 मीटर्स, ठीक है। 80 मीटर्स ऊपर गया, 80 मीटर्स नीचे आया, तो टोटल हमारा 160 मीटर्स हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 16। इसको रीड करते हैं। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो मास ऑफ अर्थ इज गिवन, मास ऑफ सन इज गिवन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज गिवन, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। इसमें बेसिकली आपका जो फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी लाइक एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1 m2, ठीक है, अपॉन डी स्क्वायर। तो m1 गिवन है मास, ठीक है, एक मास को आप m1 ले लो, एक मास को आप m2 ले लोगे इसमें, ठीक है। d कितना हो जाएगा, दिस वन, सारे SI यूनिट्स में है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो m1 हो गया, m2 हो गया, एंड g की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट 6.673 इंटू 10 raised to power -11, दिस यू कैन टेक। सारी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें एंड यू कैलकुलेट द फाइनल वैल्यू ऑफ फोर्स, इट कम्स आउट टू बी 3.56 into 10 raised to the power 22 newtons, right? So here's the 17th question which we are going to do. Let's understand the question. It says a stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meters high. Okay. And at the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meters per second. Okay. So two cases are there. Calculate when and where the two stones will meet. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर, ठीक है। एक टावर है, ठीक है,
टावर है 100 मीटर्स हाइट का। तो दिस लेट्स से ये ग्राउंड है हमारा, ये अगर ग्राउंड लेवल है तो यहाँ से 100 मीटर्स की हाइट पे वी हैव द टॉप ऑफ द टावर। ओके, तो वहां से हमने एक स्टोन को फॉल कराया है। इस पॉइंट को ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ए। यहाँ से हमने स्टोन को डाउनवर्ड्स फॉल कराया है। ओके, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ पे ग्राउंड से, ठीक है, एक पॉइंट ले लो यहाँ पे, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी। तो यहाँ से हमने एक वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड्स थ्रो करा है स्टोन को। ठीक है, सो यहाँ से स्पीड हो गई हमारी 25 मीटर पर सेकेंड। सो ये दोनों स्टोन्स कहीं पे जाके दे विल मीट। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट सी। कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर these two stones will meet, that we have to find out. Okay, तो ये वाला डिस्टेंस लेट्स से हम ले लेते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x। ओके, तो ये जो C से V वाला डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस x, क्योंकि 100 तो टोटल ही है, तो दिस इज गोइंग टू बी 100 माइनस x। ऑलराइट, नाउ लेट अस अप्लाई सम इक्वेशंस। इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं केस ए को। ठीक है, दोनों केसेस को हमें डिफरेंटली कंसिडर करना पड़ेगा। इधर आप इधर केस ए ले लो और इधर केस बी ले लो। राइट, नाउ अगर हम केस ए को कंसिडर करते हैं तो केस ए में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इट्स गोइंग टू बी 0। ठीक है, क्योंकि आप रेस्ट से फॉल करा रहे हो स्टोन को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और क्या पता है हमें, वी नो द डिस्टेंस इज x, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी इज x। राइट, एनीथिंग एल्स वी नीड नो हियर? नो। केस बी में हमें क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड, दिस इज नोन टू अस। ठीक है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ये, 100 माइनस x, इतना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव होगी इस केस में, क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट है स्टोन की। दिस इज ऑल वी नो। ओके, नाउ if we equate the distance moved by the case A, ठीक है, x we find out. How do we find out x? x हम निकाल सकते हैं, x is going to be equal to ut plus half gt square. लेट्स से टाइम t पे ये पॉइंट C पे पहुंचता है। ठीक है, नाउ u इस केस में 0 है। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा, x is going to be half gt square. That's it. तो अगर ये टाइम t पे C पॉइंट पे पहुंच रहा है तो B केस वाला भी स्टोन C पॉइंट पे टाइम t पे ही पहुंचेगा, क्योंकि दे आर मीटिंग एट दैट टाइम। ओके, तो इसमें भी टाइम हम t ही ले लेते हैं, and our 100 minus x is going to be equal to ut, that is 25t minus half gt square. This we can consider. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, now we can substitute the value of x from here in this equation. ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 minus half gt square is equal to 25t minus half gt square. Right? Minus half gt square gets cancelled, तो t कितना हो जाएगा, 100 upon 25, किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि ये कब मिलेंगे ये स्टोन्स, दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड। अब अगर हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम x निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर था, तो हाफ इंटू g की वैल्यू आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले सकते हो। ठीक है, इंटू 4 इंटू 4। ओके, सो दिस गेट्स कैंसल्ड, so 80 meters. So 80 meters from the top they are going to meet. X distance यही था A to C. So 80 meters from the top these two stones are going to meet. So this solves the question. So here we are going to see the question number 18 now. So a ball thrown up vertically. Okay. It returns to the thrower after 6 seconds. Right? तो इसमें क्या बताया गया है, एक बॉल को आपने वर्टिकली ऊपर थ्रो करा और
it is coming back to the thrower after 6 seconds, right? Now हमें क्या क्या ढूंढना है इसमें? Velocity with which it was thrown up, okay, maximum height it reaches and its position after 4 seconds, correct? So how we approach this problem? See, the ball will reach from this point, initial point, to the maximum height, ठीक है, in 3 seconds. क्योंकि 3 seconds इस बॉल को जाने में लगेंगे और 3 seconds इस बॉल को आने में लगेंगे. That's why total of 6 seconds is given here. Correct? And what else is given to us? For the first part nothing else is given to us. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी आफ्टर 3 सेकेंड्स? v इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी तो इट विल बी एट रेस्ट एट दैट टाइम. इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. दिस इज u. Okay, so basically which equation we are going to apply here? We are using the equations of motion, right? So we will use v is equal to u minus gt. माइनस में क्यों लिया है g को? क्योंकि अपवर्ड्स जा रही है बॉल, ठीक है. v 0 है, u की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, then g is 9.8 into time is 3, right? So basically u is going to be 3 into 9.8 meter per second. तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 29.4 मीटर पर सेकेंड, राइट? तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप. नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट इट रीचेस. तो बेसिकली इसी केस में डिस्टेंस हमें निकालना है, राइट? वी कैन इजीली फाइंड इट आउट. s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. हमने g की वैल्यू पहले से नेगेटिव ले ली क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट है, तो इसमें आप u की वैल्यू पुट कर दो. इट विल बी 29.4 इंटू टाइम कितना है 3 सेकेंड्स माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टाइम कितना था 3 अगेन 3 इंटू 3 क्योंकि 3 स्क्वायर है. If we find out, its value comes out to be equal to 44.1 meters, right? तो ये हमारी इसमें सेकंड पार्ट हो गया कि मैक्सिमम हाइट कितनी रीच हुई, राइट? थर्ड पार्ट है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स. तो 3 सेकेंड्स के बाद तो ये हाइट पे मैक्सिमम पे पहुंच चुका है. अब वहां से इट्स फॉलिंग डाउन. तो इस सेकंड वाले केस को कंसिडर करते हैं. सेकंड केस के लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बी 0, ठीक है. इनिशियली तो बॉडी एट रेस्ट ही होगी, ठीक. अब हमें 1 सेकेंड के बाद कहीं यहाँ पोजीशन होगी, राइट? तो ये यहाँ पे जो पोजीशन है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. तो लेट्स सी हाउ वी डू दिस. तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस मूव करा, ठीक है. s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अब प्लस में क्यों ले रहे हैं जी? क्योंकि बॉडी डाउनवर्ड्स ही मूव कर रही है. u तो 0 है तो ये टर्म तो खत्म हो जाएगी. s will come out to be 1/2 into 9.8 into टाइम कितना लेना है 1 सेकेंड. क्यों ले रहे हैं टाइम? क्योंकि 3 सेकेंड्स तो अपवर्ड्स के लिए कवर हो गया, 1 सेकेंड और तो 4 सेकेंड्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है. Now if we calculate this, it will be 4.9 meters. So after 4 seconds, ball will be at a distance of 4.9 meters from the top. या तो ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हो क्योंकि टोटल लेंथ आपको पता है ना. टोटल डिस्टेंस कितना था 44.1, तो ऊपर से 4.9 मीटर्स है, ठीक है. तो अगर आप नीचे से देखोगे ग्राउंड से तो फ्रॉम बॉटम कितना होगा? It will be 39.2 meters from the bottom, right? So this completes the question. So let us see the 19th question. What it says, in what direction does the buoyant force on an object immersed in a liquid act? ठीक है, जैसे आपने लिक्विड में इमर्स कर दिया किसी बॉडी को तो उस पर buoyant force एक्ट कर रहा है, तो हमें ये बताना है किस डायरेक्शन में है. तो बेसिकली वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट करता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड्स होती है, तो buoyant फोर्स कहाँ होगा? अपवर्ड्स, राइट? 20th question is, why does a block of plastic released under water come up to the surface of the water? So this is again because of buoyant force which acts upwards on the block. Okay, now it is greater than the gravitational force pulling it down,
so it will cause the block to rise upwards. Correct? 21st question is the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. ठीक है? If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? Very conceptual question. तो हम क्या करेंगे? Initially जो हमारा ये given है 50 grams in 20 centimeter cube. तो mass is 50 grams upon volume. इससे हमारी density आ जाएगी. ठीक है? और यूनिट क्या होगी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. करेक्ट? और जो हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है वो कितना गिवन है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो जो लिक्विड की डेंसिटी है इट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. तो सब्सटेंस इज डेंसर देन वाटर, सो क्या होगा? इट इज गोइंग टू सिंक हो जाएगा. राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं 22nd क्वेश्चन. इट सेज वॉल्यूम ऑफ 500 ग्राम सील्ड पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब. सो विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो फिर से हम वही करेंगे. गिवन केस के लिए हम डेंसिटी निकालेंगे. मास बाय वॉल्यूम. मास है 500 ग्राम्स. ठीक है? और हमारी वॉल्यूम कितनी है? 350 ग्राम्स. ओके? तो इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है? 1.43 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये 1 से बड़ी है. ठीक है? तो जो हमारा इस केस में पैकेट है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, तो ये सिंक कर जाएगा. ठीक है? तो इट इज गोइंग टू सिंक. नेक्स्ट इसमें पार्ट पूछा गया है व्हाट विल बी द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस पैकेट. तो मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड कितना हो जाएगा? बेसिकली मास इज गोइंग टू बी 350 ग्राम्स. ठीक है? 350 ग्राम्स कैसे आएगा हमारा? क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ वाटर है वो है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है? तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द मास. ठीक है? वॉल्यूम कितनी थी? वॉल्यूम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की इट्स 350 सेंटीमीटर क्यूब. तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी आर गोइंग टू गेट 350 ग्राम्स. राइट? तो कितना मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है? उस वॉल्यूम के हिसाब से जितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है उस पैकेट की वजह से. ठीक है? तो उस वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ. So we get the result as 350 grams. Correct? So this completes the chapter. I hope everything is clear. Still अगर आपको कोई doubts हैं, you can post it in the comment section. And do subscribe the channel Learn with Nisha ji and stay tuned for more updates. Thanks for watching the video.